हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आज आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 15 क्वेश्चन। और ये जो टॉप 15 क्वेश्चन है ये सारे के सारे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे। और ध्यान रहे, ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनमें आपके लिए ये उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, ब्लैक रिएक्शन क्या है। ये पर्सन आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं ये कक्षा 9th की किताब के अंदर है, ब्लैक रिएक्शन। तो आपको बता दें, एक वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी। याद है आपको वैज्ञानिक कौन है? कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने गोल्जी काय की खोज की थी। किसकी खोज की थी इन्होंने? गोल्जी काय की, गोल्जी बॉडी की इन्होंने खोज की थी। और की किसमें थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। याद है आपको? ये मैं आपको वीडियो में पहले ही समझा चुका हूं कि कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। और किसमें की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। अब ये तंत्रिका कोशिकाओं पर अध्ययन करते थे। कैमिलो गोल्जी जो हैं उनकी रुचि किसमें थी? तंत्रिका कोशिकाओं में थी। और इन तंत्रिका कोशिकाओं को अभिरंजित करने के लिए इन्होंने जो विधि बनाई, अभिरंजन की जो विधि इन्होंने बनाई है, अभिरंजन विधि किसके लिए? तंत्रिका कोशिका को अभिरंजित करने के लिए। उस अभिरंजन विधि को ही हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। और इन तंत्रिका कोशिकाओं को अभिरंजित करने के लिए इन्होंने जो विधि अपनाई उसको अपने कहते हैं ब्लैक रिएक्शन। और यहां पर यह भी जान लीजिए कि ये जो अभिरंजन करते थे तंत्रिका कोशिकाओं का, ये सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा करते थे। यानी तंत्रिका कोशिकाओं को अभिरंजित करने के लिए किसको उपयोग में लिया गया? सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3। तो ध्यान रखें, ब्लैक रिएक्शन क्या है? अभिरंजन की एक विधि है। और ब्लैक रिएक्शन में किसके द्वारा अभिरंजन किया जाता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा अभिरंजन किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लाइसोसोम के पाचक एंजाइम कौन बनाता है? लाइसोसोम के पाचक एंजाइम आप जानते हो, लाइसोसोम में लगभग 40 टाइप के हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलेज, कितने टाइप के? 40 टाइप के हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। और ये हाइड्रोलेज एंजाइम निर्मित कहां पर होते हैं? कौन इन्हें निर्मित करता है? तो आपका उत्तर है RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका। यह निर्माण करती है लाइसोसोम के पाचक एंजाइमों को। ठीक है, तो अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम के पाचक एंजाइम को किसके द्वारा बनते हैं? RER के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के वाहक कौन है? तो आनुवंशिकता के वाहक यानी आनुवंशिक लक्षणों का जो नियंत्रण करता है, उस नियंत्रण करने वाले को ले जाता कौन है? तो यहां पर आनुवंशिकता के वाहक हमारे होंगे गुणसूत्र। हमारा उत्तर क्या है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। अब यदि ये प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये परीक्षा में आ जाता है तो वहां पर आपको पता है ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे। DNA, जीन, गुणसूत्र, ये आपको वहां पर मिलेंगे। तो वहां पर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम छांटें किसको। तो यहां पर आपसे पूछा क्या है? वाहक। वाहक का मतलब यह नहीं है कि यह नियंत्रण करता है। आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण गुणसूत्रों के द्वारा नहीं किया जाता। गुणसूत्र तो उनको ले जाते हैं जो कि लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो वाहक की जहां पर चर्चा आए वहां पर आप उत्तर क्या करोगे? गुणसूत्र। आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता कौन है? DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल ये क्या करता है? आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। ठीक है, और अब आपको एक शब्द समझ में आ रहा होगा, जीन। अब ये जीन क्या चीज है? क्योंकि जब लक्षणों के नियंत्रण की चर्चा आती है तो कभी DNA लिखा हुआ जाता है, कभी जीन लिखा हुआ जाता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखें, DNA का ही वह छोटे से छोटा क्रियात्मक खंड जो लक्षणों का नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यानी आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण करने वाली सबसे छोटी इकाई
आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाली छोटी इकाई, ये क्या होती है? जीन। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाली मूलभूत या सबसे छोटी इकाई क्या होगी? जीन। ठीक है, यानी डीएनए का वह छोटा क्रियात्मक टुकड़ा जो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है, उसे अपने क्या कहते हैं? जीन। और ये जीन स्थित कहां होते हैं? गुणसूत्रों पर। आपने गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ये मान लो ये गुणसूत्र हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र पर इस प्रकार रंगीन मणिकानुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो वास्तव में इनके अत्यधिक कुंडलित क्षेत्र न्यूक्लियोसोम होते हैं, और इन न्यूक्लियोसोम में ही पाए जाते हैं डीएनए या जीन। डीएनए बड़ी इकाई होगी, जीन छोटी इकाई होगी। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से होता है गुणसूत्र का निर्माण। तो ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है और डीएनए का ही छोटा टुकड़ा क्या है? जीन। लेकिन प्रश्न दोबारा ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता के वाहक कौन है? गुणसूत्र। और आनुवंशिकता का नियंत्रण कौन करता है? आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? तब डीएनए भी कर सकते हो और जीन भी कर सकते हो। यदि सबसे छोटी इकाई पूछे तब तो जीन करना है, और वरना डीएनए। वो ऑप्शन के अनुसार अपने को छांटना होगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रख दें तो क्या होगा? ये नाम ध्यान रखना, अति प्रासरी। अति प्रासरी के चक्कर में मत पड़ना। अति प्रासरी जहां पर भी आए वहां पर आप समझ लो सांद्र। अति प्रासरी नाम का मतलब है सांद्र विलयन। अब सांद्र विलयन क्या होगा? जिसमें विलायक कम हो और विलय क्या हो? ज्यादा। वो विलयन कैसा होगा? सांद्र होगा। पता है आपको? यानी अति प्रासरी का मतलब है सांद्र विलयन, और सांद्र का मतलब है विलायक कम और विलय ज्यादा। यहां पर विलायक के तौर पर अपने को ले लेते हैं H2O, और विलय आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब हमने कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, इस कोशिका को हमने अति प्रासरी विलयन यानी एक गाढ़े विलयन में रख दिया। सांद्र का मतलब आप गाढ़े से भी ले सकते हो। गाढ़े का मतलब है इसमें लवण ज्यादा है और जल की मात्रा कम है। यदि हम प्रासरण समझे तो प्रासरण क्या चीज होती है? प्रासरण होता है H2O, यानी विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो H2O क्या है? विलायक है। और यदि विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर झिल्ली को पार करते हुए जा रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रासरण। यानी प्रासरण में हमेशा क्या होगा? विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि बाहर अति प्रासरी विलयन है, बाहर गाढ़ा विलयन है, बाहर सांद्र विलयन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोशिका का विलयन कैसा होगा? तनु। कोशिका का विलयन तनु है, इसका मतलब जल इसमें ज्यादा है और बाहर जल कम है। तो जल कहां जाएगा? भीतर से बाहर, अर्थात बहिर्प्रासरण की घटना घटित होगी। और बहिर्प्रासरण की घटना घटित होगी तो कोशिका पिचक जाएगी, पिचक जाएगी। ठीक है, तो यदि किसी कोशिका को अति प्रासरी, नाम यही आएगा परीक्षा के अंदर, अति प्रासरी या सांद्र कह दो या गाढ़ा कह दो, ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अति प्रासरी को क्या कहते हैं? सांद्र या गाढ़ा। तो ये अति प्रासरी या सांद्र विलयन में रखें तो कोशिका क्या होगी? पिचक जाएगी। ध्यान रखिएगा, उत्तर रटने वाली बात नहीं है। सांद्र का मतलब इसमें जल कम है, तनु का मतलब कोशिका के अंदर जल ज्यादा है, तो जल की आदत है हमेशा अधिकता से कमी की ओर जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करोगे तो उत्तर में कोई परेशानी नहीं आएगी। रट्टा लगाओगे तो वहां पर भूल जाओगे। कोशिका का बाह्य वातावरण में गैसों का आदान प्रदान कौन सी क्रिया है? यानी किस क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? यह आदान प्रदान होता है विसरण के द्वारा। ठीक है, ये 9th की क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बाहर निकाल कर दे रहा हूं। कोशिका व बाह्य वातावरण में गैसों का आदान प्रदान कौन सी क्रिया है? एक कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका से गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे मान लो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, CO2 को बाहर छोड़ रही है, O2 को ये अंदर ले रही है कोशिका, तो ये कौन सी क्रिया है? विसरण।
अब आप कहोगे यहां पर तो बीच में झिल्ली आ रही है, झिल्ली से आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको तो प्रासरण कहना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, प्रासरण विसरण का ही एक रूप है, इन विसरण का ही एक टाइप है प्रासरण। ठीक है, तो यहां पर यदि प्रासरण है तो प्रासरण उत्तर भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सही उत्तर आपका क्या होगा, विसरण। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपसे पूछ लें पादपों में रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी क्रिया है, तो वो क्रिया कौन सी होगी, विसरण। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था दो वैज्ञानिक, नोल व रस्का ने। ये सामान्य सूक्ष्मदर्शी से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, ध्यान रखिएगा। नोल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, ध्यान रखिएगा। नोल और रस्का ने किसका आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बार ये परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको लिया है यहां पर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, नोल और रस्का ने। अगला है, तंत्रिका कोशिका के निशल कण क्या है। आपने तंत्रिका कोशिका का इस प्रकार का चित्र देखा होगा, ये मान लो ये तंत्रिका कोशिका है, देखा है इस प्रकार का चित्र आपने। तो ये जो तंत्रिका कोशिका है इसमें यहां पर केंद्रक होता है, ये केंद्रक ले लो, और इस प्रकार यहां पर कुछ कण पाए जाते हैं, इन कणों को कहा जाता है निशल कण। ये निशल कण क्या करते हैं, कोशिका के डेंड्रोन जो रासायनिक संकेत ग्रहण करते हैं, उन रासायनिक संकेतों को विद्युतीय संकेतों में बदलने का काम करते हैं। निशल कण का काम क्या है, दुर्माशय या डेंड्रोन के द्वारा ग्रहण किए गए रासायनिक संकेतों को विद्युतीय संकेतों में बदल देना, और फिर विद्युतीय संकेत यहां से यहां बटन की तरफ चले जाएंगे, एक्सॉन की तरफ चले जाएंगे, वो अलग बात है, जब आपको तंत्रिका कोशिका पढ़ाएंगे तब बता देंगे। यहां ये निशल कण जो हैं, जिनका काम आपको पता चल गया रासायनिक संकेतों को विद्युतीय संकेतों में बदलना, ये निशल कण कौन है वास्तव में, तो उत्तर है अपना RER। ये निशल कण वास्तव में क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, एक तरफ संरचना दी हुई, दूसरी तरफ निर्माण पूछा है। यहां पर तो मैं आपको सीधे बता रहा हूं, लेकिन परीक्षाओं में कई बार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है एक सिंपल पर्सन के रूप में, या सुमेलित करना वगैरह वगैरह, कैसे भी पूछ सकते हैं इसको, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। कोशिका झिल्ली की जो निर्माण है, केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो बनती है वो ER के द्वारा बनती है, यानी अंतःपरद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्माण होता है कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली वगैरह का। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण ER के द्वारा। लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है गोल्जी बॉडी के द्वारा, गोल्जी काय निर्माण करता है लाइसोसोम का। इसके बाद एक्रोसोम, एक्रोसोम शुक्राणु के ऊपर पाए जाने वाली टोपीनुमा संरचना, ध्यान है, जो अंडाणु भेदन में मदद करती है। शुक्राणु के ऊपर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना जो कि अंडाणु भेदन में मदद करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कौन करता है, जरा सोचिए, कौन करता है माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही किया जाता है, यानी स्वतः जनन। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, लवक में चाहे कोई सा भी लवक हो, चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो या क्लोरोप्लास्ट हो, कोई से भी हो, रंगहीन हो, रंगीन हो या हरे वर्णक हो, कोई भी लवक हो, सभी में स्वतः जनन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वतः जनन है और लवक में भी स्वतः जनन है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है पुरोवर्ती, और यहां पर भी पुरोवर्ती लवकों के द्वारा, यानी जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हैं उन्हीं में विभाजन के द्वारा नए माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, जो पहले से लवक उपस्थित हैं उन्हीं के द्वारा
नए लवक बनेंगे। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो आप याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इनको कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है ना। तो अर्ध स्वायत्त क्यों है? क्योंकि इनका स्वयं का डीएनए है, इनके पास स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ होता है, स्वयं का डीएनए होता है, और इस स्वयं के डीएनए के कारण ही, और साथ में ये स्वयं का राइबोसोम भी तो रखते हैं, स्वयं का राइबोसोम भी है इनके पास, और स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए भी है, इसीलिए अपना जनन खुद कर लेते हैं। जो पहले उपस्थित है वही विभाजन करके नया बना लेते हैं। केंद्रिका का निर्माण कौन करता है? केंद्रिका का निर्माण किया जाता है केंद्रिक संगठक गुणसूत्र के द्वारा। केंद्रिका का निर्माण कौन करता है? केंद्रिक संगठक गुणसूत्र करता है। अब ये केंद्रिक संगठक गुणसूत्र होता क्या है? आपको बताया गया था केंद्रिक संगठक गुणसूत्र क्या चीज है। हमारी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, पता है आपको? मानव की कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? 46। इसमें से एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसा है जिसमें 2 संकीर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनमें 2 संकीर्णन पाए जाते हैं। 46 में से एक जोड़ी, ठीक है, यानी 2 गुणसूत्र ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा? 2 संकीर्णन मिलेंगे। संकीर्णन क्या चीज होती है? ये मान लो गुणसूत्र है, ठीक है, इसमें एक संकीर्णन है। संकीर्णन मतलब जहां पर गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़े हों उसको कहेंगे संकीर्णन। संकीर्णन के स्थान पर ही क्या मिलता है? सेंट्रोमियर मिलता है। संकीर्णन के स्थान पर ही तो क्या होता है? सेंट्रोमियर। लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसा है जिसमें 2 संकीर्णन मिलेंगे ऐसे, एक संकीर्णन ये हो गया, दूसरा संकीर्णन ये हो गया, ठीक है। और जिसमें 2 संकीर्णन मिलेंगे उन्हीं को कहा, उनमें से एक गुणसूत्र जो होगा, हमारी टोटल कितने गुणसूत्र हैं? एक जोड़ी, यानी 2 गुणसूत्र ऐसे हैं जिसमें 2 संकीर्णन होता है। उनमें से एक गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? केंद्रिक संगठक गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि यह निर्माण करता है केंद्रिका का, और इसी से तो केंद्रिका जुड़ी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली का निर्माण ईआर के द्वारा, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा, एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इनमें होता है स्वतःजनन, अर्थात पहले से जो उपस्थित है वही विभाजन करके नए बनाएंगे। केंद्रिका का निर्माण कौन करेगा? केंद्रिक संगठक गुणसूत्र। चलिए चलते हैं आगे और नए क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीएनए संश्लेषण किस अवस्था में होता है? यहां पर अवस्था का मतलब है कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था है। आपने कोशिका चक्र पढ़ा था, इस प्रकार का कोशिका चक्र था। यहाँ पर एम अवस्था थी, यहाँ पर G1, इधर थी S, इधर थी G2, याद है ना? तो ध्यान रखिएगा, एस अवस्था, एस फेज, एस का मतलब ही क्या होता है? संश्लेषण यानी सिंथेसिस। कोशिका चक्र की एस उप अवस्था, और ये G1, S और G2 ये किस में पाए जाते हैं? इंटरफेज में पाए जाते हैं, अंतरावस्था में ये पाए जाते हैं। अंतरावस्था में 3 उप अवस्थाएं। एम अवस्था जो है वो तो विभाजन की अवस्था है, ठीक है, इसमें तो विभाजन होगा। लेकिन इंटरफेज जो बच गया वो सारा क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये सारा इंटरफेज है। इसमें 3 अवस्थाएं, G1, S और G2। अब S जो अवस्था है उसे संश्लेषण या सिंथेसिस अवस्था कहते हैं, और इसमें किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, डीएनए संश्लेषण किस उप अवस्था में होता है? एस उप अवस्था में। किसमें? एस फेज जो है इसमें होता है डीएनए संश्लेषण। अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। कोशिका चक्र की अवस्थाओं का क्रम क्या है? ये आपको कोशिका चक्र दिख रहा है, घेरा चाहे कहीं से भी शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर हम कहां से शुरू करते हैं? एम से। एम, फिर क्या आएगा? G1, फिर क्या आएगा? S, फिर क्या आएगा? G2। ये क्रम है। लेकिन कई बार एक G0 अवस्था भी शामिल कर लेते हैं। यदि G0 हो तो G1 से पहले आएगी G0, लेकिन इसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो कोशिका चक्र की अवस्थाएं क्या होगी? M, G1, S और G2। अगला है क्वेश्चन, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के खोजकर्ताओं के नाम बताने आपको। तो समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी समसूत्री विभाजन की,
और अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर या बर्गर अलग अलग है, ये प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, बाकी कोई खास इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने और समसूत्री विभाजन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। लेकिन कुछ किताबों में अर्धसूत्री विभाजन के खोजकर्ता फॉर्मर व मूरे दिए हुए हैं। अर्धसूत्री विभाजन के खोजकर्ता कौन दिए हुए हैं? फॉर्मर व मूरे। लेकिन बोर्ड की किताब के अंदर, जो आरबीएससी है बोर्ड की किताब, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के खोजकर्ता हैं स्ट्रासबर्गर। और नामकरण जो किया गया था इसका, अर्धसूत्री विभाजन का मियोसिस नाम जो दिया था वो किसने दिया था? फॉर्मर और मूरे ने। लेकिन बाई चांस यदि परीक्षा के अंदर स्ट्रासबर्गर नाम न आकर ये नहीं आया, सपोज कीजिए, और ये आ गया, तो आप किसको छांट लोगे? इसको छांट लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ किताबों में अर्धसूत्री विभाजन के खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर हैं, कुछ में फॉर्मर और मूरे हैं। लेकिन बोर्ड की किताब में दिया हुआ है कि पादप कोशिका में खोज किसने की थी अर्धसूत्री विभाजन की? स्ट्रासबर्गर ने। और इसका नामकरण किया था फॉर्मर और मूरे ने। लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि अर्धसूत्री विभाजन के खोजकर्ता फॉर्मर और मूरे दिए हुआ है, स्ट्रासबर्गर नहीं है, तो फॉर्मर और मूरे को। लेकिन इन दोनों में से यदि एक को छांटना पड़े तो किसको छांटोगे? स्ट्रासबर्गर को। नामकरण फॉर्मर मूरे, खोजकर्ता है अर्धसूत्री विभाजन के स्ट्रासबर्गर, और समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता है फ्लेमिंग। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी एक इंपॉर्टेंट, इन 15 में से यदि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट, इसकी एक उप अवस्था है पेकाइटिन, इसमें होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय क्या है? इसमें दो समजात गुणसूत्र होता, किसके बीच में है? ये समजात गुणसूत्रों के मध्य समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र का छोटा सा खंड टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर चला जाता है और दूसरे का कोई खंड टूटकर पहले पर आ जाता है। तो इस प्रकार गुणसूत्र के खंडों का, और आपको पता है गुणसूत्रों पर ही जीन होते हैं, तो जीनों का या गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान होता है, जिसे अपने बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। अब ये समजात गुणसूत्रों के मध्य होता कब है? ये अर्धसूत्री विभाजन के दो चरण होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो उसका ये पहला चरण है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था पेकाइटिन में, परीक्षा में यही ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट दिया हो या पेकाइटिन दिया हो, इनमें से एक छांटेंगे, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। यदि आ भी जाएं तो आप कौन सा छांट लोगे? पेकाइटिन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय में प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था पेकाइटिन अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाओं के क्रम क्या होंगे? मैं आपको बता ही रहा था कि प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था एक है पेकाइटिन, लेकिन इसमें 5 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, तीसरी अवस्था आती है ये वाली पेकाइटिन, फिर आती है डिप्लोटीन, और सबसे लास्ट में आती है डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसमें जो गुणसूत्र हैं वो धागेनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं, इसमें गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं, इसमें टेट्राड अवस्था आती है, यानी दो जो गुणसूत्र है वो 4-4 उनके अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, टेट्राड अवस्था आ जाएगी पेकाइटिन। और इसमें क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय भी इसी में होता है। इसमें कियाजमेटा दिखाई देते हैं डिप्लोटीन में, और ये कियाजमेटा क्या होते हैं? पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, डिप्लोटीन में कियाजमेटा दिखाई देंगे। ये कियाजमेटा क्या होते हैं? कियाजमेटा वे स्थल हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ऐसे स्थल जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है उनको बोलते हैं कियाजमेटा। और डाइकाइनेसिस प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम उपावस्था है, जिसके अंतर्गत कोशिक केंद्रक झिल्ली केंद्रिका विलुप्त हो जाती हैं, तारक केंद्र बन जाते हैं, एक ऊपर ध्रुव पर चला जाता है, एक निचले ध्रुव पर चला जाता है, तो ऐसे परिवर्तन होते हैं डाइकाइनेसिस में। अपना 14वां क्वेश्चन आ गया है,
गुणसूत्र की संरचना व आकृति का अध्ययन, गुणसूत्र की संरचना व आकृति का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो आपको बता दें, गुणसूत्र की संरचना जो सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है वो मेटाफेज में होती है। सर्वाधिक स्पष्ट गुणसूत्र आपको किस अवस्था में दिखाई देंगे? मेटाफेज में। इसीलिए संरचना का अध्ययन किस में किया जाएगा? मेटाफेज अवस्था में, क्योंकि इस मेटाफेज में गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट होते हैं। आकृति का अध्ययन जो किया जाता है वो एनाफेज में किया जाता है। एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करते हुए दिखाई देते हैं। मेटाफेज में गुणसूत्र सारे मध्य पट्टिका पर होते हैं और इसमें विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करते हुए दिखाई देते हैं। और इस एनाफेज अवस्था में ही किया जाता है गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन। तो संरचना का अध्ययन पूछें तो मेटाफेज, आकृति का अध्ययन पूछें तो एनाफेज। बहुगुणिता हेतु कौन सा रसायन उपयोगी है? रसायन का नाम होगा कोल्चिसीन। बहुगुणिता किस रसायन के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है? कोल्चिसीन। अब मैं आपको बता देता हूं बहुगुणिता क्या होती है। तो बहुगुणिता के लिए आपको क्या जानना चाहिए? जीनोम। बहुगुणिता समझने के लिए आपको क्या समझना जरूरी है? जीनोम। तो ये जीनोम क्या चीज होती है? क्या होते हैं जीनोम? किसी कोशिका में जितने भी गुणसूत्र हैं उसमें से आधे गुणसूत्रों को हम कहते हैं अगुणित, और अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है? जीनोम। अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय, ठीक है। यदि मान लो मानव की कोशिका है तो उसमें गुणसूत्र कितने होंगे? टोटल 46। आधे गुणसूत्र कितने हो गए? 23। 46 में से आधे कितने हो गए? 23। अब 23 गुणसूत्रों का जो सेट है उसको हम कहते हैं अगुणित गुणसूत्र या जीनोम, ठीक है। यदि 1000 होंगे तो उसमें से 500 क्या है, किसमें आएंगे? जीनोम में। यदि 100 होंगे तो जीनोम में कितने होंगे? 50। यानी जितने सामान्य गुणसूत्र हैं उसमें से आधे ले लो, सामान्य में से आधे किसमें आ जाएंगे? वो एक जीनोम के अंदर। तो अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है? जीनोम। यदि किसी कोशिका में एक जीनोम है तो हम उसको कहते हैं एक गुणित, या इसको कह दो अगुणित, बात एक ही है। यदि 2 जीनोम होंगे जो कि सामान्य रूप से मिलते हैं, सामान्य रूप से कोशिकाओं में कितने जीनोम होते हैं? 2, तो उसको हम बोलते हैं द्विगुणित। अंग्रेजी में यदि देखो तो मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड, इसको क्या बोलते हैं? मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड, ध्यान रखिएगा। मोनोप्लॉइड या इसको बोलते हैं हैप्लॉइड, ये अंग्रेजी में है अगुणित या अगुणित को। यदि 2 जीनोम हैं तो द्विगुणित, या इसको बोलते हैं डिप्लॉइड या डाइप्लॉइड। 3 जीनोम यदि हैं, यदि जीनोम कितने हैं कोशिका में? 3 हैं, तो 3 होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइप्लॉइड यानी त्रिगुणित। 4 होंगे तो चतुर्गुणित, 5 होंगे तो पंचगुणित, 6 होंगे तो षटगुणित, ऐसे। लेकिन 3 गुणित से जब ऊपर हो जाते हैं, इससे अधिक हैं, 3 से अधिक जीनोम यदि हैं तो इसको हम बोलते हैं बहुगुणित। यदि किसी कोशिका में जीनोम की संख्या 3 से ज्यादा है तो उसको बहुगुणित अवस्था कहा जाता है। और यह बहुगुणिता कृत्रिम रूप से किस रसायन के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है? कोल्चिसीन रसायन के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। आप बस इतना ध्यान रखना, बहुगुणिता हम किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं? कोल्चिसीन रसायन के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो बस ये थे आपके लिए 15 बायोलॉजी के क्वेश्चन, और उनका विश्लेषण भी मैंने आपको समझा दिया है कि उनके बारे में जो भी सामान्य जानकारी है वो आपको मिल रही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।